अगर आप लोग क्राइम स्टोरी सुनने के शौकीन हैं और आप लोग क्राइम स्टोरीज सुनते हैं, चाहे हमारे चैनल पर सुनते हो या फिर किसी और के चैनल पर सुनते हो, लेकिन इन क्राइम स्टोरीज़ को सुनने के बाद में आप लोगों ने एक चीज़ बहुत अच्छे से देखी होगी, परखी होगी। कई ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें जो पीड़ित होता है जब पुलिस के पास में कंप्लेंट लिखाने के लिए जाता है तो तुरंत उसकी जो कंप्लेंट है ये लिखी नहीं जाती है, यानी पुलिस उस मामले को उतना ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती है जितना ज़्यादा लेना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, कई बार हमारे देश के अंदर पुलिस कुछ इस तरीके से काम करती है कि जिसके काम को वाकई सैल्यूट करने को मन करता है। और आज की कहानी के अंदर भी ऐसा ही हुआ। एक कत्ल होता है, एक ब्लाइंड मर्डर था। ना जिसका कत्ल हुआ था उसके बारे में कोई जानकारी थी, ना कातिल का कोई पता था, ना कत्ल का कोई मोटिव पता था। पुलिस को जब वो डेड बॉडी मिलती है तो उसके बाद में पुलिस उस डेड बॉडी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके आधार पर और जब छानबीन शुरू करती है तो तकरीबन 9 महीने का समय गुजर जाता है। और इन 9 महीने में पुलिस के सामने कई सारी मुश्किलें थी। पहली मुश्किल तो ये थी कि जिसका कत्ल हुआ है कम से कम उसकी पहचान हो कि जिसकी हत्या हुई है वो कौन है। दूसरी बात, अगर उस व्यक्ति का पता चल जाता है तो उसके बाद में कत्ल का मोटिव पता चलेगा। जब कत्ल का मोटिव पता चलेगा तो कातिल बहुत जल्दी पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पुलिस के सामने यही थी कि जो डेड बॉडी पुलिस को मिली थी ना तो उसकी शिनाख्त हो पा रही थी कि ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है। कई सारी मुश्किलें पुलिस के सामने थी। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने जिस तरीके से इस केस को सुलझाया, 9 महीने बाद जब इस केस का खुलासा किया तो वाकई में लोग पुलिस के काम को दाद दे रहे थे और लोग यही कह रहे थे कि हमारे देश के अंदर इस तरीके की पुलिस की ज़रूरत है। तो क्या हुआ था आज की इस घटना के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और बात करें आज की घटना की, आज की कहानी की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है सागर ज़िला। और इसी सागर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है सनोदा थाना। और इसी सनोदा थाने के अंतर्गत एक जगह पड़ती है गलगल टोरिया, जो कि एक मंदिर के नाम से भी फेमस है। सनोदा थाने में एक फ़ोन आता है 10 दिसंबर साल 2023 को कि इसी गलगल टोरिया मंदिर के पास में जो पठारी इलाका है, जिसको हम लोग पहाड़ी इलाका बोलते हैं, इस पहाड़ी इलाके पे किसी व्यक्ति की अधजली डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब सनोदा थाने में इस तरीके का फ़ोन आता है तो पुलिस वालों को बड़ा हैरानी होती है कि मंदिर के पास में पठारी जगह पर आखिर किसके शव को जलाया गया है। पुलिस तुरंत एक गाड़ी उठाती है, अपनी टीम को उस गाड़ी में बैठाती है और तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो लोगों की एक भीड़ वहाँ पर होती है। पुलिस जैसे तैसे कर उस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद में जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो पुलिस भी देखकर एकदम से घबरा जाती है। दरअसल जो शव था ये आधा जल चुका था। इतनी तो शनाख्त हो रही थी कि जो जलने वाला जो व्यक्ति है वो कोई पुरुष है, कोई महिला तो नहीं है। लेकिन इस तरीके से वो जल चुका था कि उसकी पहचान कर पाना, उसकी शनाख्त कर पाना, ये पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल का काम था। लिहाजा पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। जो क्राइम सीन था उसको बहुत बारीकी से चेक करती है। जितने लोग भी वहाँ पर पहुँचे थे सबसे पहले उन सारे ही लोगों से पूछताछ करती है कि तुम लोग यहाँ पर आए तो किस किस तरीके से तुमने देखा, वगैरह वगैरह। सारे लोगों के बयान लिखवाए जाते हैं। उसके बाद में पुलिस जितने भी लोग वहाँ पर थे उन सारे ही लोगों से बारी बारी से ये पूछने की कोशिश करती है कि आखिर तुम में से कोई इस व्यक्ति को जानता है कि जिसकी डेथ हुई है, जिसको आधा जलाया गया है। तो सारे ही लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि साहब, जब व्यक्ति जल ही चुका है तो हम भला कैसे इसकी पहचान करेंगे। लिहाजा पुलिस इस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेने के बाद में इसे सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पुलिस का अब सबसे पहला जो काम था वो यही था कि इस व्यक्ति का पता लगाया जाए कि मरने वाला व्यक्ति है कौन। शुरुआत में पुलिस इस केस को बहुत ज़्यादा आसान समझ रही थी। पुलिस सोच रही थी कि आस पड़ोस के गाँव में पता करेंगे, कोई व्यक्ति लापता होगा तो उसके बाद में उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा, उसके बाद में कत्ल का मोटिव पता चल जाएगा, उसके बाद में कातिल तक हम बहुत ईजिली से पहुँच सकते हैं। लेकिन जितना आसान पुलिस इस केस को समझ रही थी, ये केस उतना आसान भी नहीं था। लिहाजा पुलिस अब आस पड़ोस के गाँव में लोगों से ये खबर भिजवाती है कि आस पड़ोस के गांव में कोई ऐसा व्यक्ति जो पिछले 2-1 दिनों से गायब हो, घर ना पहुंचा हो, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई डिटेल लेके आई जाए। अब जो लोग होते हैं पुलिस के मुखबिर होते हैं, तरह तरीके की एक तरीके से अपने जो भी उनके दाव पेच रहते हैं वो सब लगाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम गाँव से जो आस पड़ोस में जितने भी गाँव होते हैं
उन सारे ही गांवों से ये पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति गायब नहीं है। पुलिस के लिए मुश्किल बढ़ जाती है। लिहाजा अब पुलिस उस डेड बॉडी के फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करती है और सोशल मीडिया पर अपने जो ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप पर, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, एक्स हो, हर जगह उन फोटोग्राफ्स को सर्कुलेट करती है ताकि कोई व्यक्ति पहचान सके। अब चूंकि पहचान तो सिर्फ कपड़ों से हो सकती थी, लेकिन कपड़े भी जल चुके थे या फिर शरीर के कुछ अंगों से हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर ना तो अंग सलामत थे, ना डेड बॉडी का चेहरा सलामत था, ना कपड़े ही बाकी थे। लिहाजा अब पुलिस इस पूरे मामले में थोड़ी ज़्यादा मुस्तैदी दिखाती है और आस पड़ोस के जितने भी थाने होते हैं उन सारे ही थानों को सूचना भिजवा दी जाती है कि किसी भी थाने में किसी भी तरीके की कोई कंप्लेंट लिखाई गई है कि कोई व्यक्ति मिस हुआ हो। क्योंकि पुलिस ने सोशल मीडिया का भी सहारा ले लिया, फेसबुक पे भी फ़ोटो सर्कुलेट कर लिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सर्कुलेट कर लिए, एक्स पे भी पोस्ट कर दी, लेकिन कहीं से भी किसी भी व्यक्ति की गुमशुदगी की बात सामने आ ही नहीं रही है। लिहाजा अब पुलिस इस पूरे मामले में जब आस पड़ोस के थानों को खबर भिजवाती है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम होता है गरीबदास, जो कि मगरोन गांव का रहने वाला है, जो गरीबदास है, ये पुलिस थाने में पहुंचकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। तारीख थी 11 दिसंबर साल 2023। 11 दिसंबर साल 2023 को जो मगरोन निवासी गरीबदास है वो पुलिस थाने में पहुंचकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। बताता है कि 8 दिसंबर से उसका जो बेटा है वो गायब है और अभी तक घर नहीं पहुंचा है। बेटे का जो नाम है ये ब्रजलाल अरिहर है और उम्र लगभग 40 साल के आसपास है। अब जो थाने में उसने जो भी चीज़ें बताई थी ये सारी इस सनोदा थाने की टीम मुहैया कराती है। उसके बाद में उस डेड बॉडी के साथ में मिलाया जाता है तो आखिरकार ये पता लग जाता है कि डेड बॉडी किसकी है। उसके बाद में जो डेड बॉडी होती है ये परिवार वालों को सौंप दी जाती है। परिवार वाले अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन अभी तक इस कत्ल का पता नहीं चल पाया था। लिहाजा पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही थी, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही थी। अब चूंकि एक व्यक्ति है जो कि एक पहाड़ी के ऊपर अध जला पाया गया, उसके परिवार का भी पता चल गया, लेकिन ना तो कोई रंजिश की बात सामने आ रही है, ना कोई दुश्मनी की बात सामने आ रही है। घर वालों से भी पूछताछ बारी बारी से हो चुकी है कि हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी पुरानी, या किसी से कोई पैसों का लेन देन रहा हो। लेकिन घर वाले सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं कि साहब हमारे बेटी की तो ना किसी से दुश्मनी थी, ना हम लोग इतने ज़्यादा अमीर हैं जो पैसों का किसी से कोई ऐसा लेने देने का हो, कोई इस तरीके से दुश्मनी में हमारा कत्ल कर दे हमारे बेटे का। मेरा जो बेटा है जिसका नाम ब्रजलाल अरिहर है, उम्र 40 साल के आसपास है, सीधा साधा व्यक्ति है, दिल्ली में रहकर मजदूरी का काम करता है। अब पुलिस को जैसे ही ये बात पता चलती है कि दिल्ली में रहकर मजदूरी का काम करता है तो पुलिस अब दिल्ली से छानबीन लगाने की कोशिश करती है, कहीं वहीं से तो कोई ऐसा नहीं कोई जो दुश्मन बन गया हो। लेकिन वहाँ से भी पुलिस के हाथ खाली थे। इस पूरे मामले में 10 दिन गुजर जाते हैं, 20 दिन गुजर जाते हैं, महीने गुजरने लगते हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था कि जिससे पुलिस इस पूरे केस का खुलासा कर सके। लिहाजा दिन ब दिन गुजरते जाते हैं, लगभग 9 महीने का समय गुजर जाता है और इन 9 महीने के समय में पुलिस ने पूरे गाँव के अंदर, आस पड़ोस के इलाके के अंदर अपने कई सारे मुखबिर एक्टिव कर रखे थे। और इन्हीं मुखबिरों से पुलिस को पता चलता है कि जो ब्रजलाल है उसकी जो पत्नी है उसकी गांव में ही रहने वाले एक व्यक्ति से बात होती है, जिस व्यक्ति का नाम है मोनू शाह। अब मोनू शाह के साथ में बात होती है, लेकिन पुलिस ऑलरेडी कॉल डिटेल खंगाल चुकी थी, मोबाइल फ़ोन से तो इतनी ज़्यादा बात नहीं। लिहाजा पुलिस जो थी वो मोनू शाह को गिरफ्तार करती है। इसे गिरफ्तार करने के बाद में सीधा से पुलिस थाने लेके आ जाती है और पुलिस थाने लाने के बाद में अब इससे पूछताछ करती है। लेकिन जो मोनू शाह था शायद काफ़ी ज़्यादा परिपक्व था, पुलिस को काफ़ी ज़्यादा घुमाने की कोशिश करता है, लगातार पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है, कहता है कि साहब मेरा तो इस कत्ल से कोई लेना देना ही नहीं है, न मेरी उसकी पत्नी के साथ में कोई रिश्ते, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पुलिस बखूबी जानती थी कि मोनू शाह जो कुछ भी किया है तुम ही ने किया है और हो ना हो इस कत्ल के पीछे तुम्हारा हाथ ज़रूर है। लिहाजा पुलिस अब इस मोनू शाह के ऊपर सख्ती दिखाती है और जैसे ही पुलिस इस मोनू शाह के ऊपर सख्ती दिखाती है, मोनू शाह पुलिस के सामने टूट जाता है और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले भी अपना माथा पकड़ लेते हैं और पुलिस वाले भी सोचते हैं कि आखिरकार कोई महिला इतना कैसे गिर सकती है। दरअसल मोनू शाह बताता है कि जो ब्रजलाल है ये दिल्ली में रहकर काम करता है और इसकी जो पत्नी है इसके ही घर पे रहती है, इसके परिवार वालों के साथ में। और इसी बीच में इस मोनू शाह का नैन मटक का इस ब्रजलाल की पत्नी के साथ में हो जाता है। जब इन दोनों के बीच में अवैध रिश्तों की शुरुआत होती है, दोनों में प्यार मोहब्बत परवान चढ़ता है, तो उसके बाद में मिलना मिलाना शुरू होता है। अब जब कभी भी ब्रजलाल अरिहर अपने काम से दिल्ली चला जाता तो जो पत्नी थी
अब मोनू शाह से कभी रात के अंधेरे में मिलने जाती, कभी उसे खुद अपने घर पर बुला लेती। अवैध संबंधों का जो सिलसिला एक बार शुरू होता है तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। लगातार इन दोनों के बीच में जो फिजिकल रिलेशनशिप होती है ये बनने लगती है। दोनों एक दूसरे की जिस्म की भूख मिटाने लगते हैं और दोनों इस कदर एक दूसरे में मस्त हो जाते हैं कि जो ब्रजलाल की पत्नी थी उसे ब्रजलाल की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि आखिर उसका पति कहाँ है, क्या करता है, कब आएगा घर, कोई ऐसी टेंशन नहीं थी। न ब्रजलाल से ये फ़ोन करके ये कहती थी कि घर आ जाओ। अच्छा, जो ब्रजलाल था बेचारा 2-3 महीने में घर आता था, उसके बाद में थोड़े बहुत दिन रुकता था, फिर वापस से चला जाता था। और दोस्तों उसके बाद में इसी दिसंबर के महीने की बात है कि शुरुआत में जो ब्रजलाल होता है ये अपने घर आता है। अब चूंकि जो ब्रजलाल था इसको शराब पीने की आदत थी। कई बार ऐसा होता कि ये अपने घर पर शराब पी के जाता। जब ये शराब पी के जाता तो इसकी और इसके पत्नी के बीच में झड़प भी होती। झड़प इतनी ज़्यादा बढ़ जाती कि कई दिनों तक इन दोनों के बीच में बोलचाल नहीं रहती। लेकिन जो ब्रजलाल की पत्नी थी उसे अपने पति को मनाने की ज़रा भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में एक व्यक्ति था जिसका नाम मोनू शाह था, जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी। अब एक 40 साल की महिला यानी 40 साल के पुरुष की पत्नी अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उम्र होगी तो 30 से 35 साल होगी, और उसको एक 24 साल का लड़का मिल जाता है जो उसकी सारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को पूरा कर रहा है, जो उसकी सेक्सुअल नीड्स थी उसको पूरा कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि एक 24 साल के लड़के में एक 40 साल के लड़के में कितना ज़्यादा फ़र्क हो सकता है। इसीलिए जो ब्रजलाल की पत्नी होती है ये ब्रजलाल को कभी भी नहीं मनाती है, बल्कि जब कभी भी शराब के नशे में ब्रजलाल सो जाता ये तुरंत अपने प्रेमी मोनू शाह को घर पे ही बुला लेती और उसके साथ में पूरी रात शारीरिक संबंध बनाती। ये सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन मोनू शाह जो था वो ब्रजलाल की पत्नी से कहता है कि ऐसे हम लोग कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे, और जो तुम्हारा पति है तुमसे लड़ाई झगड़ा भी करता रहता है। इसलिए जो ब्रजलाल की पत्नी होती है ये कहती है कि क्यों ना मेरे पति ब्रजलाल को ही हम लोग इस दुनिया से विदा कर दें। उसके बाद में हम लोग जब चाहें मिल सकते हैं, जब चाहें एक दूसरे के साथ उठ बैठ सकते हैं, और चाहें अगर हम लोग शादी भी कर सकते हैं। तो जो मोनू शाह होता है इसके दिमाग में ये बातें आ जाती हैं। उसके बाद में मोनू शाह ब्रजलाल की पत्नी को दुकान से मेडिकल से कुछ नशे की टैबलेट देता है, नींद की गोलियां देता है, और कहता है कि ये तो अपने पति ब्रजलाल के खाने में मिला देना। और इसी 8 दिसंबर साल 2023 को जो ब्रजलाल है शराब के नशे में घर आता है। जैसे भूख लगी होती है बहुत ज़्यादा ज़ोर की, और उसी समय ब्रजलाल की पत्नी ने खाने में वो नशीला पदार्थ मिला दिया था। अब जैसे ही ये उस नशीला पदार्थ मिला हुआ खाना खाता है इसे तुरंत गहरी नींद आ जाती है और ये तुरंत नशे में हो जाता है। जैसे ही ये गहरी नींद में पहुंचता है तो जो ब्रजलाल की पत्नी होती है तुरंत अपने प्रेमी मोनू शाह को कॉल कर देती है। जो मोनू शाह था ये अपने एक साथी उमेश अरिहर को, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास है, उसे लेकर इस ब्रजलाल के घर पर पहुंच जाता है। और जो उमेश था ये घर के बाहर पहरा देता रहता है, और जो मोनू शाह था ये घर के अंदर पहुंच जाता है। और उसके बाद में ब्रजलाल की पत्नी के साथ में मोनू शाह गमछे से उसके गले को जब तक दबाता है कि जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। ब्रजलाल जब ठंडा पड़ जाता है, इनको लगता है कि उसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद में ये उमेश को बुलाता है। उमेश और मोनू दोनों लोग मिलकर ब्रजलाल के शव को एक कंबल में लपेटते और उसके बाद में बाइक पर रखकर इसी गलगल टोरिया मंदिर के पास जो पठारी इलाका है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। रात के अंधेरे में उस पठारी इलाके पर उस शव को फेंक कर बिथ ब्लैंकेट के साथ में उसमें आग लगा देते हैं, और आग लगाने के बाद में वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। अब जब ये इन दोनों का ये प्लान था कि अगर डेड बॉडी मिल भी जाएगी तो शिनाख्त नहीं हो सकेगी, इसलिए घर से गांव से इतना दूर जाकर इन्होंने शव को जलाया था। इसलिए जो मामला है अज्ञात में ही चला जाएगा और ये कभी मामला खुल नहीं पाएगा। लेकिन शायद ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। कातिल कत्ल करने से पहले तरह तरीके की प्लानिंग करता है, लेकिन उनकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इसलिए जब पुलिस इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो भले ही इस मामले में 9 महीने का समय बीत गया, लेकिन इस केस का जब खुलासा हुआ तो लोग वाकई हैरान थे, परेशान थे, और लोग यही सोच रहे थे कि एक पत्नी अपने पति को आखिर इस तरीके की सज़ा कैसे दे सकती है, इस तरीके की मौत कैसे दे सकती है। लेकिन यहाँ पर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को एक ऐसी मौत दी जिसे सुनने के बाद में इंसान की रूह भी कांप जाए। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। इस कहानी के अंदर सबसे ज़्यादा गलती किसकी है, मोनू शाह जो ब्रजलाल की पत्नी का प्रेमी था, या फिर ब्रजलाल की पत्नी की, या फिर उसके दोस्त उमेश अरिहर की? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें शील निधि हैं, लिखते हैं कहानी का टाइटल गलत लिखा मलिक जी आपने, मुस्लिम लड़के से इश्क ये भाईचारे का प्रतीक नहीं है, भाई जी ध्यान रखना। तो शील निधि जी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद जी हैं, लिखते हैं एक्सप्लेन, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
दिल बहादुर सिंह है, लिखते हैं नाइस स्टोरी, थैंक यू मिस्टर मलिक। तो दिल बहादुर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। MT आलम है, लिखते हैं तमीज़ आलम फरवेज़गंज अररिया बिहार से कहानी सुनते हैं भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट सही शिल्दी का, लिखते हैं आज की स्टोरी अच्छी थी, अवैध संबंध तो अक्सर आ जाते हैं पर दायरे में रहना चाहिए, मर्डर तक नहीं छोड़ दो, ज़्यादा अच्छा तरीका है, यानी मर्डर तक नहीं पहुँचे उससे पहले ही छोड़ दो। अच्छी बात कही आपने, शुक्रिया। इकरा इमरान है, लिखते हैं इसमें सुनीता की गलती है यही कि उसने भरोसा किया शाहनवाज़ पर, क्योंकि अंधी वफ़ादारी हकीकत सबसे बड़ी दुश्मन होती है। यानी जो अंधी वफ़ा की जाती है वह अंधी वफ़ादारी किसी से होती है जिस पे इंसान के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया जाता है, ये यकीनन घातक होता है, ऐसा कहना है इकरा इमरान जी का। तो आपका शुक्रिया बहन। सुल्त्यागी जी हैं, लिखते हैं अवैध संबंधों ने समाज को शमशार कर दिया है, रेनू सुल्त्यागी श्याना बुलंदशहर से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं भैया, आपका शुक्रिया। और उसके बाद में जो अगला कमेंट सही है, अलबफ़ा करके आईडी है, लिखते हैं वाह बेटा सब गलती मुस्लिम की है, 35 साल की औरत और अवैध संबंध 20 साल के लड़के से। तो भाई अपने अपना कमेंट्स किया, आपकी अपनी राय है, आपके अपने निजी विचार है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद में बंसर सल्लाल हैं, ये लिखते हैं ठीक से समझाओ। तो भाई मैंने बहुत डिटेल में कहानी सुनाई थी, आई थिंक आपको समझ आई होगी, आप कोशिश करिएगा तो डेफिनेटली समझ आएगी। सो दोस्तों ये थी कहानी और ये थे आप लोगों के कुछ कमेंट्स। अगर आप लोग को कहानी भी पसंद आई हो और जो कमेंट्स का सिलसिला है ये भी पसंद आता हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।